वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन कीट्स की एक फेमस ओड जिसका टॉपिक है ओड टू साइकी। जॉन कीट्स ने 1819 में उस वक़्त लिखी थी जब जॉन कीट्स को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी लाहिक हो गई थी, और ट्यूबरक्लोसिस उस वक़्त एक इनक्योरेबल डिज़ीज़ थी, यानी एक लाइलाज बीमारी थी। और इसी डिज़ीज़ की वजह से इसकी मदर और इसके यंगर ब्रदर यानी टॉम की डेथ हो चुकी थी। अब जॉन कीट्स को इस बात का यकीन था कि उसकी भी अनकरीब डेथ हो जाएगी। ये ओड जो कि ओड टू साइकी है, ये 1820 में पब्लिश हुई थी। पोइम में जॉन कीट्स ने ग्रीक रेफरेंस यूज़ किया है साइकी का। अब हम सबसे पहले इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। ओड एक लिरिकल पोइम होती है जिसमें किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी इवेंट के बारे में बहुत डिटेल से एग्जैजरेट करके अप्रिशिएट किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई करके उसकी डिटेल बयान की जाती है और उसकी तारीफ़ की जाती है। इसे उर्दू में गज़ल या कसीदा कहते हैं। ओड टू साइकी। साइकी एक ग्रीक रेफरेंस है। साइकी एक खूबसूरत लड़की का नाम है जो कि इस दुनिया में मौजूद थी। उसकी खूबसूरती की वजह से वेनिस एक ग्रीक गॉडेस थी जिसको उससे जेलसी फील होने लग गई। उस वेनिस ने अपने बेटे क्यूपिड से कहा, क्यूपिड उस वक़्त जो उसका बेटा था वो गॉड ऑफ लव कंसीडर होता था, यानी मोहब्बत का देवता था, और उसका तीर जिसको लग जाता था वो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता था। तो वेनिस ने क्यूपिड यानी अपने बेटे से कहा कि वो अपना एक तीर साइकी को भी चबो दे ताकि उसका तीर लगने से साइकी इसके मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए। सो उसने ऐसा ही किया, लेकिन वो तीर बजाय इसके कि साइकी को लगता, वो उसको ख़ुद को ही लग गया और वो ख़ुद साइकी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया और वो दोनों एक साथ रहने लग गए। लेकिन आपस में इकट्ठे रहते हुए उसने क्यूपिड ने साइकी से ये बात कही थी कि वो कभी भी उसका चेहरा ना देखे, यानी वो उसे सिर्फ़ अंधेरे में ही मिलने आता था और वो कहता था कि रात के वक़्त जब मैं तुमसे मिलने आऊँ तो कभी भी चिराग रोशन ना करना। लेकिन साइकी को किसी ने मशवरा दिया कि ये क्यूपिड जो है ये एक सरपेंट है, इसलिए और ये बदसूरत है, तुम ऐसा करना कि जब वो तुम्हें मिलने आए तुम चिराग रोशन कर देना और उसे देख लेना, वो एक बदसूरत सरपेंट है, अगली सरपेंट है। साइकी ने ऐसा ही किया, उसने दिया जला दिया। जब उसने देखा कि क्यूपिड कोई सरपेंट या कोई बदसूरत नहीं है बल्कि वो तो बहुत ही खूबसूरत है, जब उसने देखा तो उसका यानी क्यूपिड का एक तीर साइकी को भी लग गया। इस तरह से साइकी उस क्यूपिड की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई। लेकिन जब क्यूपिड की आंख खुली वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और उसने साइकी से सेपरेशन कर ली। और उसके बाद जो वेनिस थी उसने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया साइकी को, उससे बहुत ज़्यादा काम करवाने लग गई। लेकिन एक मरतबा जब उसने एक बहुत ही मुश्किल काम साइकी को दे दिया जो कि उससे नहीं हो पा रहा था, तो क्यूपिड को उस साइकी पर तरस आ गया। उसने जुपिटर देवता से एक रिक्वेस्ट की कि इसे गॉडेस बना के हमेशा के लिए इमोर्टल कर दे। जुपिटर ने उसकी बात मान ली और साइकी को एक गॉडेस बना दिया। ये इस पोइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब हम इसके थीम की तरफ आते हैं। इसका थीम मुकम्मल तौर पे हेलेनिस्टिक और रोमांटिक है। हेलेनिस्टिक का मतलब है लव फॉर ग्रीक आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड लिटरेचर, यानी यूनानी तहज़ीब व सकाफ़त, फ़नून और अदब से जो लगाव है इसे हम हेलेनिज़्म कहते हैं। तो जॉन कीट्स ने इस पोइम का टाइटल ही हेलेनिस्टिक टाइटल डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम आते हैं इसके रोमांटिक थीम की तरफ। जॉन कीट्स की बिलवड का नाम है फैनी ब्राउन। जॉन कीट्स की बायलेटरल यानी अनरिक्विटेड लव था, यानी इसकी मोहब्बत यकतरफ़ा मोहब्बत थी। वो अपनी मोहब्बत का इजहार तो करना चाहता था, लेकिन उसे मालूम था कि उसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, इसलिए फैनी ब्राउन से वो इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता। और ये बात उसने अपनी दूसरी पोइम व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी इसमें डिटेल से बयान की है, जो कि एक सोनेट है। उसके बाद पोइट को जब इस बात का यकीन हो गया था कि मैं फ़ैनी से इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो बेस्ट विशेज़ थी, एक तमन्नाएँ थीं, उनका इजहार वो करना चाहता था। तो
तो उसके लिए उसने इस ओड का सहारा लिया है, जिसमें वो साइकी को बेसिकली फ़ैनी ब्राउन कंसीडर करते हुए जो कुछ ख्वाहिशें उसकी फ़ैनी ब्राउन के लिए थी वो साइकी के लिए कह रहा है। जो इस पोइम का लास्ट स्टेंजा है उसमें वो उन तमाम तमन्नाओं का, अपनी तमाम ख्वाहिशात का इजहार करता है और उसकी तारीफ़ करता है। बेसिकली वो फ़ैनी ब्राउन की तारीफ़ कर रहा है, लेकिन पोइम में वो नाम साइकी का यूज़ कर रहा है और साइकी का नाम लेकर वो फ़ैनी ब्राउन की तारीफ़ कर रहा है। पोइम का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम की ग्लॉसरी, उर्दू ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इस पोइम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ। इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 67। इस पोइम के 4 स्टेंजास हैं, लेकिन तमाम स्टेंजास में लाइंस की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। जैसा कि इसके फर्स्ट स्टेंजा की लाइंस की स्ट्रेंथ है 23, सेकंड स्टेंजा की लाइंस की स्ट्रेंथ है 12, थर्ड स्टेंजा की लाइंस की स्ट्रेंथ है 14 और फोर्थ यानी फाइनल स्टेंजा की लाइन की स्ट्रेंथ है 18। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 67। अब हम आते हैं इस पोइम की उर्दू ट्रांसलेशन के साथ साथ इसकी ग्लोसरी की जानिब। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, ओ गॉडेस, ए देवी। गॉडेस यानी देवी। पोइट देवी को मुखातब करता है। यहाँ पर पोइट ने अपोस्ट्रोफी यूज़ की है। अपोस्ट्रोफी का मतलब है जब पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, यानी डायरेक्ट मुखातब करके बुलाए, उससे अपनी पोइम या स्टेंजा की बिगनिंग करे, तो उसे हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। पोइट कहता है, ओ गॉडेस, ए देवी। देवी से मुराद यहाँ साइकी है। वो साइकी को मुखातब कर रहा है, उसे डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। हियर दीज ट्यूनलेस, ट्यूनलेस यानी बेआहंग या बेसुर, नंबर्स यानी सॉन्ग्स, गीत या नगमे। ए देवी, मेरे बेआहंग या बेसुर गीतों को सुनो। रंग बाय स्वीट एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट यानी लागू कर देना, एंड रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस याद। वो गीत तुम्हारी खूबसूरत याद की बदौलत वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। एंड और पार्डन, पार्डन मीन्स माजरत करना, और मैं माजरत करता हूँ, मैं माफ़ी का ख़ासगार हूँ। दैट के द सीक्रेट्स, तुम्हारे राज, शुड बी संग, इन गीतों में मैं गा दूँगा, यानी मैं इन गीतों में तुम्हारे राज अफशा कर दूँगा, तुम्हारे राज़ों को भी गाऊँगा। इसका मतलब है यानी कौन से राज? उसकी खूबसूरती के राज। वैसे तो सीक्रेट को डिस्क्लोज़ करना यानी राज अफशा करना एक नेगेटिव कोनोटेशन रखती है बात, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है, क्योंकि पोइट ये कहना चाह रहा है कि ए साइकी, मैं अपने गीतों के ज़रिए तुम्हारी खूबसूरती के राज अफशा करूँगा। जब मैं गीत गाऊँगा तो उसमें तुम्हारी खूबसूरती के राज भी अज़ खुद अफशा होते जाएंगे। इवन हत्ता के इनटू दाइन, दाइन यानी योर, ऑन अपने, सॉफ्ट नर्म, कॉन्च्ड, कॉन्च मीन्स सीप या घोंगा, ईयर कान। हत्ता के जब तुम्हारी खूबसूरती के राज अफशा करने वाले मैं गीत गाऊंगा तो उन गीतों की आवाज़ तुम्हारे अपने नर्म सीप नुमा कानों में भी जाएगी। श्योरली, यकीनन, आई ड्रेम्ड, मैंने ख्वाब देखा, टुडे, आज, यकीनन मैंने आज एक ख्वाब देखा, और डिड आई सी, या शायद मैंने देखा। ये लाइन रन ऑन लाइन है, क्योंकि इस लाइन के एंड पे उसने कहा है और डिड आई सी, या शायद मैंने देखा। अब उसने क्या देखा था इस लाइन में हमें समझ नहीं आ रही। इसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें पोइट कहता है, द विंग्ड साइकी, उस परों वाली साइकी को। आज मैंने ख्वाब में उस परों वाली साइकी को देखा, विद अवेकन्ड आई, या शायद बेदार आंख के साथ। आज मैंने ख्वाब में या बेदार आंख के साथ उस परों वाली खूबसूरत साइकी को देखा। साइकी यहाँ पे इसने ग्रीक रेफरेंस यूज़ किया है। आई वांडर्ड, मैं घूम फिर रहा था, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में,
थॉटलेसली, बग़ैर कुछ सोचे समझे। मैं बग़ैर कुछ सोचे समझे फजूल में एक जंगल में घूम फिर रहा था। एंड और ऑन द सडन, अचानक, फेंटिंग विद सरप्राइज, मैं हैरानी के आलम में बेहोश होने ही वाला था। सॉ, मैंने देखा, टू फेयर क्रिएचर्स, दो खूबसूरत मखलूक़ात को। ये टू फेयर क्रिएचर्स जो है, पोइट ने यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया है, यानी टू फेयर क्रिएचर्स का मतलब है दो खूबसूरत मखलूक़ात, यानी क्यूपिड और साइकी। काउच्ड, जो कि लेटे हुए थे साइड बाय साइड, पहलू ब पहलू। मैंने उन दो खूबसूरत मखलूक़ात को देखा जो कि पहलू ब पहलू यानी एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे। इन डीपेस्ट ग्रास, उस घनी घास में, बीनीथ द विस्परिंग रूफ, उस सरसराती हुई छत तले। विस्पर का मतलब होता है सरगोशी करना, इधर इसका मतलब होगा सरसराहट वाली छत। ये पोइट ने एक पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। ऑफ लीव्स, वो छत पत्तों की बनी हुई थी। एंड ट्रेम्बल्ड, और कपकपाते हुए। ब्लोसम्स यानी फ्लावर्स, ब्लोसम मीन्स फूल यानी फ्लावर्स। वो छत जो कि पत्तों और कपकपाते हुए खिले हुए फूलों की बनी हुई थी, उसके नीचे वो दोनों गहरी या घनी घास में आराम कर रहे थे। वेयर देयर, जहाँ पर रैन चलता था या बहता था। अब ये भी अगेन पोइट ने एंजम्मेंट का यूज़ किया है। ये लाइन भी रन ऑन लाइन है क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं आ रही, इसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहता है वेयर देयर रैन, जहाँ पर बहता था, अ ब्रुकलेट, एक छोटा चश्मा, जहाँ पर एक छोटा चश्मा बहता था। स्केर्स एस्पाइड, एस्पाइड मीन्स जिसका दूर से ही ताक़ुब किया जा सके, दूर से ही अंदाज़ा लगाया जा सके, यानी वहाँ पर एक ऐसा छोटा सा चश्मा बहता था जो कि दूर से ही बआसानी दिखाई देता था। उसके बाद पोइट कहता है मिड हुस्ट, वहाँ पर तकरीबन खामोशी थी, यानी जुज़वी खामोशी थी। कूल रूटेड फ्लावर्स, और ठंडी जड़ों वाले फूल थे। फ्रेग्रेंट आइट, और खुशबूदार आँखों वाले थे। ब्लू, उनकी रंगत नीली थी। सिल्वर, सुरमई। वाइट, सफ़ेद। एंड बडर्ड टारियन, और जामनी रंग की कलियां थीं। यानी उस जगह पर तकरीबन सकूत तारी था, जुज़वी खामोशी थी, ठंडी जड़ों वाले फूल थे और उनकी आँखें खुशबूदार थीं। उनकी रंगत नीली, सुरमई, सफ़ेद और जामनी कलियां थीं। दे ले काम ब्रीथिंग, वो लेटे हुए थे और बहुत आहिस्तगी से सांस ले रहे थे। वो लेटकर बहुत आहिस्ता से सांस ले रहे थे। ऑन द बेडेड ग्रास, उस घास वाले बिस्तर पर। दे से मुराद यहाँ क्यूपिड और साइकी है, यानी उन फूलों के दरमियान क्यूपिड और साइकी घास के बिस्तर पर लेटे बहुत मध्यम सांसें ले रहे थे। देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड, उनके बाजू एक दूसरे में पेवस्त थे, यानी उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। एंड देयर पिनियंस टू, और उनके पर भी एक दूसरे में पेवस्त थे, एक दूसरे से मिले हुए थे। देयर लिप्स टच्ड नॉट, उनके होंठों ने एक दूसरे को छुआ नहीं था, यानी उनके होंठ उस वक़्त एक दूसरे के बोसे नहीं ले रहे थे। बट हैड नॉट बेड एड्यू, लेकिन उनके होंठों ने अभी तक एक दूसरे को अलविदा नहीं कहा था, यानी होंठ आपस में मिले भी नहीं हुए थे और एक दूसरे से जुदा भी नहीं थे, यानी उनके होंठ एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। एज इफ, जैसा कि डिसजॉइंट, उनके होंठों को अलग कर दिया हो। बाय सॉफ्ट हैंडेड, नर्म व नाजुक हाथ वाली स्लम्बर नींद ने। स्लम्बर मीन्स नींद, यानी नींद के नर्मो नाजुक हाथ की थपकियों ने उनको या उनके होंठों को एक दूसरे से चंद सातों के लिए, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से आर्जी तौर पर जुदा कर दिया था। एंड रेडी, और वह तैयार थे। स्टिल पास्ट किसीज टू आउट नंबर, आउट नंबर मीन्स बहुत ज़्यादा, और जब वो बेदार हो जाएंगे नींद से तो वो दोबारा लातदाद एक दूसरे के बोसे लेने के लिए तैयार होंगे, जैसा कि वो सोने से पहले ले रहे थे। एट टेंडर आई, और नरम आँख, डान, सुबह सवेरे की। ऑफ अरोरियन, अरोरियन अगेन पोइट ने एक ग्रीक रेफरेंस यूज़ किया है। अरोरियन का मतलब है
गॉडेस ऑफ लाइट यानी सुबह की देवी, लव मोहब्बत, यानी जब अरोरियन यानी सुबह की देवी की उन पर नज़र पड़ेगी, सुबह की देवी की प्यार भरी और नरमो नाजुक नज़र उन पर पड़ेगी तो वो बेदार हो जाएंगे और एक दूसरे के बोसे लेंगे। द विंग्ड बॉय, उस परों वाले लड़के को आई न्यू, मैं जानता था। अब विंग्ड बॉय अगेन पोइट ने यहाँ एक मेटाफर यूज़ किया है। यह मेटाफर पोइट ने क्यूपिड के लिए यूज़ किया है जो कि गॉड ऑफ लव यानी मोहब्बत का देवता है। वो कहता है उस परों वाले लड़के यानी उस क्यूपिड को तो मैं जानता हूँ, बट मगर हु वॉस्ट दाओ, मगर तुम कौन हो, ओ हैप्पी हैप्पी डव, ए खुशो खुर्म फाख्ता। अब फाख्ता डव का वर्ड जो है पोइट ने अगेन एक और मेटाफर यूज़ किया है। ये पोइट ने साइकी के लिए यूज़ किया है, साइकी को उसने डव कहा है। ही साइकी ट्रू, वो जो खुशो खुर्म फाख्ता है वो यकीनन उस क्यूपिड की साइकी ही है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में पोइट कहता है ओ लेटेस्ट बोर्न, ए सबसे बाद में पैदा होने वाली। अगेन पोइट ने अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है, डायरेक्ट उसने फिर एड्रेस किया है साइकी को। वो कहता है ए सबसे आखिर में पैदा होने वाली, एंड लवलीस्ट वियन, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने वाली, फार ऑल ऑफ ओलंपस। ओलंपस अगेन पोइट ने एक ग्रीक रेफरेंस यूज़ किया है। यहाँ से पोइट की हेलेनिस्टिक व्यू का पता चलता है, उसकी हेलेनिस्टिक अप्रोच का पता चलता है। ओलंपस एक माउंटेन है जहाँ पर तमाम ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस जमा हुआ करते थे। पोइट ने कहा है ओलंपस माउंटेन के ऊपर जितने भी गॉड्स और गॉडेसेस हैं, अगरचे ए साइकी तुम उन सब के बाद पैदा हुई हो, लेकिन तुम उन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। फेडेड हायरार्की, हायरार्की मीन्स दर्जाबंदी, किसी के आने की तरतीब, यानी वो गॉड्स और गॉडेसेस जिस तरतीब से आ रहे थे उन सब में तुम सबसे देर पे आई हो। अगरचे उनके आने की जो तरतीब है वो भी अब मध्यम हो गई है, धुंधली हो गई है, लेकिन फिर भी उस तरतीब के मुताबिक अगरचे तुम सबसे आखिर में पैदा हुई हो, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। फेयरर, तुम ज़्यादा खूबसूरत हो देन फीबीज सेफायर, फीबी एक परिंदे का नाम है, सेफायर यानी नीलम, तुम फीबी के नीलम से ज़्यादा खूबसूरत हो। रीजेंट स्टार, जो कि सितारों पर रहता है, तुम उस फीबी परिंदे के नीलम से ज़्यादा खूबसूरत हो जो कि सितारों पर कूनत इख्तियार किए हुए है या सितारों पर रहाइश पजीर है। और वेस्पर या शाम के सितारे से ज़्यादा खूबसूरत हो। एमरस ग्लो वर्म ऑफ द स्काई, एमरस यानी आशिक मिजाज, ग्लो वर्म जुगनू ऑफ द स्काई, आसमान के। ऐसा है कि तुम फीबी के नीलम से ज़्यादा खूबसूरत हो जो कि सितारों पर रहाइश पजीर है, और शाम के सितारे से ज़्यादा खूबसूरत हो, और एक आशिक मिजाज जुगनू जो कि आसमानों में रहता है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ये पोइट ने सिमिली यूज़ की है। उसके बाद कहता है फेयरर देन दीज, तुम इन सब चीज़ों से बढ़कर खूबसूरत हो। दो अगरचे टेम्पल यानी मंदिर, इबादतगाह या दरबार, दाओ यानी यू, हैस्ट यानी हैज़, नन यानी नहीं है। अगरचे तुम्हारे पास मंदिर नहीं है, तुम्हारे पास अपना कोई दरबार नहीं है जिसमें तुम क्वीन बनकर बैठ सको या देवी बनकर, गॉडेस बनकर बैठ सको, उस मंदिर के ना होने के बावजूद तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। नॉर आल्टर, और ना ही कोई तुम्हारे पास कुर्बान गाह है, हीप्ड विद फ्लावर्स, जिस पर तुम्हारे पुजारियों ने फूलों का ढेर लगाया हो, यानी ना ही तुम्हारे पास फूलों के ढेर वाली कोई अपनी कुर्बान गाह है। नॉर वर्जन कोयर, वर्जन यानी कंवारा, लेकिन इधर इसका मतलब है प्योर, खालिस। कोयर यानी मजहबी गीत। टू मेक डिलीशियस मॉन, और ना ही सिसकी और कराहने के लिए तुम्हारे पास कोई अपना खालिस गीत है। अपॉन द मिडनाइट आवर्स, जिसे रात के घंटों में यानी रात के वक़्त गाया जा सके, और ना ही तुम्हारे पास रात के वक़्त सिसकियों भरा कोई खालिस गीत है। नो वॉइस, ना कोई आवाज़ है। नो ल्यूट, ना ही कोई बीन है। नो पाइप, ना बांसुरी है। नो इंसेंस
इंसेंस स्वीट, इंसेंस मीन खुशबू, स्वीट मीठी, और ना ही कोई मीठी खुशबू है। कौन सी खुशबू? फ्रॉम चेन स्वंग सेंसर टीमिंग, जो किसी अगरबत्ती दान या ऊद दान से निकल रही हो। वो अगरबत्ती या ऊद दान जो कि अगरबत्तियों से और या खुशबू से मुअत्तर हो, भरा हुआ हो, और वो तुम्हारे दरबार की जंजीर के साथ लटक रहा हो। तुम्हारे पास कोई आवाज़, कोई बीन या कोई बांसुरी नहीं है, और ना ही तुम्हारे पास तुम्हारे दरबार में जंजीर से लटकता हुआ कोई ऊददान है जो कि अगरबत्तियों और खुशबू से मुअत्तर हो और उसमें से मीठी खुशबू निकल रही हो। नो श्राइन, ना तुम्हारी कोई ज़ियारतगाह है। नो ग्रूव, ना ही कोई दरख्तों का झुंड है। नो ओरेकल, और ना ही कोई ओरेकल है। ओरेकल मीन्स कश्फ या इल्हाम। ये अगेन पोइट ने एक ग्रीक रेफरेंस यूज़ किया है। ओरेकल का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस से लोग इल्हाम या कश्फ लेने जाया करते थे। वो कहता है ना तो तुम्हारी कोई ज़ियारतगाह है, ना तुम्हारा कोई दरख्तों का झुंड है, ना तुम्हारे पास ओरेकल है। नो हीट, और ना ही हरारत है। ऑफ पेल माउथड प्रॉफिट, एक ऐसे पैगंबर की जिसके चेहरे जर्द हों, ड्रीमिंग, और वो तुम्हारे बारे में ख्वाब देख रहा हो। और ना ही तुम्हारे पास किसी ऐसे पैगंबर के जर्द चेहरे की हरारत है जो कि तुम्हारे बारे में ख्वाब देख रहा हो। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में पोइट कहता है ओ ब्राइटेस्ट, ए रोशन तरीन, यानी ए सबसे ज़्यादा रोशन चेहरे वाली, यानी साइकी को मुखातब करते हुए अगेन पोइट अपोस्ट्रोफी का यूज़ करता है। वो कहता है ओ ब्राइटेस्ट, ए सबसे ज़्यादा रोशन चेहरे वाली, दो अगरचे, टू लेट, तुम बहुत देर बाद आई हो, फॉर एंटीक, एंटीक यानी कदीम, वोज अहदो पैमा हो जाने के बाद, अगरचे तुम कदीम अहदो पैमा हो जाने के बहुत देर बाद इस दुनिया में आई हो। यानी कौन से अहदो पैमा? यानी इसका मतलब है कि तमाम लोग उस वक़्त अपने गॉड्स और गॉडेसेस का चुनाव कर चुके थे और उनके साथ अपने मजहबी तौर पर अहदो पैमा कर चुके थे। जब तमाम गॉड्स और गॉडेसेस के साथ अहदो पैमा हो चुके थे, उसके बाद तुम इस दुनिया में आई हो। टू लेट, तुम बहुत देर बाद आई हो। फॉर द फॉन्ट बिलीविंग लायर, यानी उस वक़्त पुख्ता अकीदे वाला, लायर यानी बरबत, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। उस वक़्त तक उन तमाम गॉड्स और गॉडेसेस का मजहबी जुनून या मजहबी अकीदे वाला बरबत मुकम्मल तौर पर बजाया जा चुका था। व्हेन, जब होली, पाकीज़ा या मुकद्दस थे, वर द हांटेड फॉरेस्ट बाउज, यानी उन जंगलात के दरख्तों की शाखें मुकद्दस तस्वर की जाती थी जिन पर जिन्नात का साया था। जिन दरख्तों की शाखों पर जिन्नात का साया था, उन दरख्तों की शाखों को मुकद्दस या पाकीज़ा इबादत के काबिल समझा जाता था। हॉली द एयर, हवा पाकीज़ा थी। द वाटर, पानी, एंड द फायर, और आग। उस वक़्त जिन्नात जिन दरख्तों पर काबिज थे, यानी सहरज़दा जंगलात, हवा, पानी और आग, ये पाकीज़ा या मुकद्दस चीज़ें तस्वर की जाती थीं और इनकी बाकायदा तौर पर इबादत की जाती थी। येट, फिर भी, इवन इन दीज डेज, फिर भी इन दिनों, सो फार रिटायर्ड, अब वो लोग दस्तबरदार हो गए हैं, मुनहरिफ हो गए हैं, फ्रॉम हैप्पी पार्टीज़, उस खुश कर देने वाली इबादत या परहेजगारी से। अब लोग जिस इबादत या परहेजगारी को बखुशी कबूल किया करते थे, अब इन दिनों लोग उन इबादतों और परहेजगारियों से मुकम्मल तौर पर मुनहरिफ या दस्तबरदार हो चुके हैं। लोग उन परहेजगारियों को तर्क कर चुके हैं। दाई लूसेंट फैंस, तुम्हारे, लूसेंट यानी ब्राइट, चमकदार, प्रोमिनेंट जो कि दूर से नुमाया हों, फैंस आशिक, चाहने वाले, तुम्हारे नुमाया आशिक, फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहे हैं, लहरा रहे हैं, अमंग द फेंट ओलंपियंस, ओलंपिया पहाड़ के ऊपर जितने भी गॉड्स और गॉडेसेस थे वो सब फेंट हो गए हैं, मध्यम हो गए हैं, लेकिन उन फेंट यानी मध्यम गॉड्स और गॉडेसेस के दरमियान अभी भी तुम्हारे आशिक नुमाया हैं और वो उनके सरों पर लहरा रहे हैं। आई सी, मैं देखता हूँ, एंड सिंग, और गाता हूँ। बाय माई ऑन आइज, अपनी ही आंखों से इंस्पायर्ड, मुतासिर होकर, मैं जब तुम पर एक नज़र डालता हूँ
तो अपनी उस नज़र से मुतासिर होकर मैं गीत गाता हूँ। सो लेट मी बी दाई कॉयर, लिहाजा मुझे अपना मजहबी गीत बनने दो, मुझे अपना नगमा बन जाने दो। यानी पोइट कहना चाहता है कि मैं खुद ही तुम्हारा नगमा बन जाता हूँ, तुम्हारा गीत बन जाता हूँ। एंड मेक अ मॉन अपॉन द मिडनाइट आवर्स, और वो दर्द भरा, वो कराहत भरा एक गीत होगा जो कि आधी रात के वक़्त गाया जा सकेगा। लास्ट स्टेंजा में पोइट ने लास्ट लाइंस में उन बातों का जिक्र किया है जिससे साइकी डिप्राइव्ड थी, जिन चीज़ों से साइकी को महरूम रखा गया था उसके लेट होने की वजह से। लेकिन अब पोइट कहता है कि उन तमाम चीज़ों का मैं कंपनसेट करूँगा, मैं वो तमाम चीज़ें खुद बन जाऊँगा। सबसे पहले कहता है कि मैं आधी रात के वक़्त वो दर्द भरा गीत बनने के लिए तैयार हूँ। दाई वॉइस, दाई मीन्स योर, मैं तुम्हारी आवाज़ बनूंगा। दाई ल्यूट, तुम्हारी बीन बनूंगा। दाई पाइप, तुम्हारी बांसुरी बनूंगा। दाई इंसेंस स्वीट, तुम्हारी वो मीठी खुशबू बनूंगा। फ्रॉम स्विंग्ड सेंसर टीमिंग, जो कि किसी दरबार में जंजीर के साथ लटकते हुए ऊददान या अगरदान में से मीठी खुशबू आ रही होती है, मैं वो मीठी खुशबू बनने के लिए तैयार हूँ। दाई श्राइन, मैं तुम्हारी ज़ियारतगाह बनूंगा। दाई ग्रूव, तुम्हारा दरख्तों का झुंड बनूंगा। दाई ओरेकल, तुम्हारा कश्फ या इल्हाम बनूंगा। दाई हीट, तुम्हारी वो हरारत बनूंगा। ऑफ पेल माउथ प्रॉफिट ड्रीमिंग, जो कि जर्द चेहरे वाले एक पैगंबर के ख्वाबों में होती है, या उस पैगंबर के चेहरे में से वो हरारत निकल रही होती है जिसका चेहरा जर्द हो और वो तुम्हारे ख्वाब देख रहा है। मैं वो हरारत तक बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद इस पोइम के लास्ट फाइनल स्टेंजा में, यानी स्टेंजा नंबर 4 में पोइट कहता है यस, हाँ, वो एडमिट करता है, कहता है आई विल बी दाई प्रीस्ट, मैं तुम्हारा पुजारी बनूंगा। एंड बिल्ड अ फेन, और एक इबादत गाह या दरबार तामीर करूंगा। इन सम अनट्रोडन, अनट्रोडन ऐसी जगह जहां किसी की आमदोरफ्त ना हो, यानी बे आमदोरफ्त जगह। मैं उस आमदोरफ्त, बगैर किसी आमदोरफ्त वाली जगह पर तुम्हारे लिए एक इबादत गाह तामीर करूंगा। रीजन ऑफ माई माइंड, रीजन इलाका ऑफ माई माइंड, अपने जहन की, मैं अपने जहन के बे आमदोरफ्त इलाके में तुम्हारे लिए एक इबादत गाह तामीर करूंगा। वेयर ब्रांच्ड थॉट्स, जहां पर मेरी शाखों वाली सोचें हैं, यानी शाखों वाली सोचों से मुराद यानी मेरी कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स हैं, मेरी पेचीदा सोचें हैं। न्यू ग्रोन विद प्ले एंड पेन, और वहां पर बहुत ज़्यादा नई सोचें पैदा हो रही हैं और उन सोचों में एक खुश कर देने वाली, खुशी वाली दर्द छुपी है। उन सोचों में खुशी वाला दर्द छुपा है। इंस्टेड ऑफ पाइन्स, उस सनोबर के दरख्तों की बजाय, इंस्टेड ऑफ यानी की बजाय, पाइन्स सनोबर का दरख्त, शेल मरमर, जो कि सरसराहट पैदा करते हैं इन द विंड, मैं वो सनोबर के दरख्तों की बजाय अपनी सोचों के दरख्त लगाऊंगा, क्योंकि सनोबर के दरख्त मरमर करते हैं यानी सरसराहट पैदा करते हैं। लेकिन पोइट को हल्की सी भी सरसराहट, हल्की सी भी डिस्टर्बेंस गवारा नहीं है, इसलिए वो कहता है कि वहाँ का माहौल इतना क्वाइट और इतना काम होगा कि वहाँ पर मैं बिल्कुल खामोशी तारी कर दूंगा, और इसलिए सनोबर का भी दरख्त नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो सरसराहट पैदा करता है। फार फार अराउंड शेल दोज डार्क क्लस्टर्ड ट्रीज, और मैं वहाँ पर तारीक दरख्तों का एक झुंड उगा दूंगा। फ्लेज द वाइड रिज माउंटेन्स स्टीप बाय स्टीप, और ढलवान दर ढलान तमाम पहाड़ की चोटियों को सजा दूंगा फूलों के साथ, और तमाम पहाड़ी चोटियों को ढलान दर ढलान फूलों के साथ सजा दूंगा। एंड देयर बाय जेफिर्स, और वहाँ पर बादे नसीम यानी वेस्टर्न विंड्स चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। स्ट्रीम्स, नदियाँ होंगी। एंड बर्ड्स, और परिंदे होंगे। एंड बीज, और शहद की मक्खियाँ होंगी जो कि तुम्हारे खाने के लिए शहद तैयार करेंगी। मैं तुम्हारे लिए घने दरख्तों का तारीक झुंड तैयार करूँगा, और ढलान दर ढलान तमाम दरख्तों की चोटियों को फूलों से सजा दूंगा। वहाँ पर बादे नसीम चलेगी, वहाँ नदियाँ, परिंदे और तुम्हारे खुराक के लिए शहद की मक्खियाँ शहद तैयार करेंगी। द मोस्ट लैंड ड्राइड, मोस यानी काई, ड्राइड्स यानी ये फिर पोइट ने एक ग्रीक रेफरेंस यूज़ किया है। ड्राइड का मतलब है गॉडेस ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट्स,
या वुड्स यानी जंगलात या दरख्तों की देवी, और काई ज़्यादा दरख्तों की देवी शैल बी लल्ड। लल का मतलब होता है लोरी या थपकी देकर सुला देना, टू स्लीप, सुलाएगी। उन जंगलात में जंगलात की देवी लोरी या थपकी देकर सुलाएगी, वो देवी जो कि काई ज़दा है। एंड इन द मिडस्ट ऑफ दिस, और इन सब के दरमियान वाइड क्वाइटनेस, मुकम्मल तौर पर खामोशी तारी होगी, एक सकूत तारी होगा। अ रोज़ी सेंचुरी विल आई ड्रेस, वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक इबादत गाह तामीर करूँगा और उसे सजा दूँगा। विद द वियर्थ ट्रेलिस, यानी फूलों के साथ, और वहाँ एक जालीनुमा कमरा बनाऊँगा। ऑफ आ वर्किंग ब्रेन, अपने चौकस चौकन्ने दिमाग में, मैं अपने चौकस और चौकन्ने दिमाग में तुम्हारे लिए वहाँ एक इबादत गाह बनाऊँगा और उसके जालीनुमा कमरे को मैं फूलों के साथ मुकम्मल तौर पर सजा दूँगा। विद बर्ड्स, कलियों के साथ, एंड बेल्स, और घंटियों के साथ, एंड स्टार्स, और सितारों के साथ, विदाउट अ नेम, जिनका कोई नाम नहीं होगा। मैं बेनाम कलियों, घंटियों और सितारों से उस इबादत गाह को, उस मंदिर को या उस दरबार को सजा दूंगा। विद ऑल द गार्डेड फैंसी एवर कुड फीन, और मेरी जो तसव्वुरात हैं, मेरे जो ख्यालात हैं, फ़ीन का मतलब है रूप धार लेना, फैंसी ख्यालात, गार्डनर यानी माली, और उस सल्तनत में मेरे जो ख्यालात हैं वही माली का रूप धार लेंगे। हु ब्रीडिंग फ्लावर्स, जो कि फूलों की नशो नमा करेंगे, फूलों को पैदा करेंगे। विद नेवर ब्रीड द सेम, और वो कभी एक जैसे फूल दोबारा पैदा नहीं करेंगे, यानी उसमें रेपिटेशन नहीं होगा, हर दिन नए तरह के फूल दिखाई देंगे। एंड देयर शैल बी फॉर दी ऑल सॉफ्ट डिलाइट, और वहाँ तुम्हारे लिए मुकम्मल तौर पर नर्म व नाजुक किस्म की खुशियाँ होंगी। दैट शैडोई थाट कैन विन अ ब्राइट टॉर्च, और सायादार सोच एक दिया जलाएगी, यानी वहाँ सोचों के, नई सोचों के दिए जलेंगे, नई सोचों के दिए रोशन होंगे। एंड अ केसमेंट, और एक खिड़की होगी, ऑफ एट नाइट, जो कि रात के वक्त भी खुली रहेगी, और उस जगह पर एक खिड़की होगी जो रात के वक्त भी खुली रहेगी। टू लेट द वार्म लव इन, गर्म जोशी वाली मोहब्बत के दाखिले के लिए, यानी गर्म जोशी वाली मोहब्बत को दाखिल करने के लिए वो खिड़की रात के वक्त भी खुली रहा करेगी। इस पोएम का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ग्लॉसरी, उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स, यानी एक जैसी खूबियों की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुकाबला करने को सिमिली कहते हैं। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 26 और 27 को देखें, जिसमें पोइट साइकी को एड्रेस करते हुए कहता है, फेयरर दैन फीबीज सेफियर रीजेंट स्टार और वेस्पर अमरस ग्लोवर्म ऑफ द स्काई, यानी वो कहता है कि ए साइकी, तुम फीबी के नीलम, शाम के सितारे और आशिक मिजाज जुगनू से ज़्यादा खूबसूरत हो। यानी वो साइकी की खूबसूरती यानी उसकी ब्यूटी का मुकाबला फीबी के सिफियर, वेस्पर और ग्लोवर्म के साथ कर रहा है, इसलिए ये सिमिली है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही डिक्लेयर कर देना, इसे हम मेटाफर कहते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि ही इज़ द लाइन ऑफ दिस सोसाइटी, वो इस माशरे का लाइन यानी शेर है, तो उसकी बेस ब्रेवरी है, यानी ब्रेवरी बहादुरी की बेस पर हमने किसी को लाइन डिक्लेयर कर दिया, तो ये मेटाफर है। अब इस पोएम में अगर लाइन नंबर 9 को हम देखें, जिसमें पोइट कहता है, सॉ, मैंने देखी, टू फेयर क्रिएचर्स, दो खूबसूरत मखलूक़ात को, काउच्ड साइड बाय साइड, जो कि एक दूसरे के पहलू में लेटी हुई थी। यहाँ उसने टू फेयर क्रिएचर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है दो खूबसूरत मखलूक़ात, और इससे मुराद है क्यूपिड और साइकी। क्यूपिड और साइकी के लिए पोइट ने टू फेयर क्रिएचर्स का वर्ड यूज़ किया है, इस तरह से ये मेटाफर है। दूसरे नंबर पर
इसी पोइम की लाइन नंबर 21 को अगर हम देखें तो पोइट कहता है द विंग्ड बॉय आई न्यू, उस परों वाले लड़के को मैं जानता था। अब विंग्ड बॉय का मतलब है परों वाला लड़का, लेकिन इससे मुराद है क्यूपिड यानी गॉड ऑफ लव। तो ये सेकंड मेटाफर है। थर्डली पोइट ने इसी पोइम की लाइन नंबर 22 में एक और मेटाफर यूज़ किया है। पोइट कहता है बट मगर हु वॉस्ट दाओ ओ हैप्पी हैप्पी डव, ए खुशो खुर्म फाख्ता तुम कौन हो। ये जो वर्ड है डव, इसका मतलब है फाख्ता, लेकिन ये पोइट ने साइकी के लिए ये वर्ड यूज़ किया है, इसलिए ये भी एक मेटाफर है। उसके बाद नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव द करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स टू आ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी किसी जानदार की खुसूसियत किसी बेजान चीज़ को अता करने को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इस पोइम की अगर हम लाइन नंबर 10 को देखें, जिसमें पोइट कहता है इन डीपेस्ट ग्रास, उस गहरी घास में, बीनीथ द विस्परिंग रूफ, विस्पर करना यानी सरगोशी करना। अब सरगोशी इंसान करते हैं, लेकिन उसने रूफ को ये क्वालिटी दे दी है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 18 को देखें, जिसमें पोइट कहता है एज इफ, जैसा कि डिसजॉइंट, उनको अलग कर दिया हो, बाय सॉफ्ट हैंडेड यानी नर्म हाथों ने, स्लमर नींद के, यानी नींद के नर्म हाथों की थपकी ने उन्हें अलग कर दिया। अब नर्म हाथों से थपकी देना ये इंसान का काम है, इंसान थपकी देता है, लेकिन पोइट ने स्लमर यानी नींद को ये क्वालिटी दे दी। इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 20 को देखें, जिसमें पोइट कहता है एट टेंडर आई डान ऑफ अरोरियन लव, यानी सुबह की जो देवी थी, रोशनी की जो देवी है, उसकी नर्म नज़र उन पर पड़ी, यानी नज़र डालना, निगाहें डालना ये इंसान का काम है, लेकिन पोइट ने ये काम अरोरियन को दिया है। इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है जो कि पोइट ने यहाँ पर यूज़ की है। उसके बाद हम देखते हैं एक और लिटरेरी टर्म या फिगर ऑफ स्पीच जो कि है एंजेममेंट। एंजेममेंट या रन ऑनलाइन का मतलब होता है जब हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी फुल्ली अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसका कुछ हिस्सा उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा गया हो, और उस लाइन की फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उस सेकंड लाइन का आसरा लेना पड़े, उसकी सपोर्ट लेनी पड़े, तो उसे हम एंजेममेंट कहते हैं, और उस लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं। जैसा कि अगर हम इस पोइम की फर्स्ट लाइन को देखें, उसमें पोइट कहता है गॉडेस ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद वो कहता है रंग। अब रंग सिर्फ उसने एक वर्ब यूज़ किया है जिसका पता नहीं चल रहा कि वो किस चीज़ को रिंग किया है उसने। उसके बाद नेक्स्ट उसके लिए हमें सेकंड लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है बाय स्वीट एनफोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर, यानी तुम्हारी खूबसूरत यादों की बदौलत उन गीतों को लिखने का अमल वकूअ पज़ीर हुआ है। उसके बाद हम देखें अगर इस पोइम की लाइन नंबर 5 को, जिसमें पोइट कहता है श्योरली यकीनन आई ड्रीम्ड टुडे, आज मैंने ख्वाब देखा, और डिड आई सी, या शायद मैंने देखा। अब उसने दूसरी चीज़ जो देखी थी उसका जिक्र इसमें नहीं है, उसके लिए हमें लाइन नंबर 6 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है द विंग्ड साइकी विद अवेकन्ड आई, यानी उस परों वाली साइकी को मैंने देखा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड उसने एंजेममेंट यूज़ की है इसी पोइम की लाइन नंबर 11 में, जिसमें वो कहता है ऑफ लीव्स, पत्तों की, एंड ट्रेम्बल्ड ब्लूसम्स, और कपकपाते हुए फूलों की, यानी वो पीछे एक छत का जिक्र किया है जिसके नीचे वो सो रहे थे, साइकी और क्यूपिड, उसका जिक्र करते हुए कहता है कि वो फूलों और पत्तों वाली छत के तले सो रहे थे। वो छत कौन सी थे? वेयर देयर रैन, जहाँ पर बहता था। अब क्या चीज़ बहती थी इसकी हमें समझ नहीं आती, इसके लिए हमें लाइन नंबर 12 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। वो कहता है एक अब्रूकलेट, एक चश्मा बहता था, एक छोटा सा चश्मा बहता था, स्केरस एस्पीड, जिसको दूर से मध्यम सा देखा जा सकता था, यानी वो दूर से हल्का सा दिखाई देता था। तो ये पोइट ने एंजेममेंट या रन ऑन लाइन यूज़ किया है। उसके बाद हम आते हैं एलिट्रेशन की जानिब। एलिट्रेशन का मतलब है दो वर्ड्स का सेम लेटर से शुरू होना, यानी दो अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। अब हम देखते हैं इस पोइम की लाइन नंबर 3 को, जिसमें पोइट ने दाए और दैट दोनों वर्ड्स TH से स्टार्ट किए हैं। उसके बाद इसी लाइन नंबर 3 में पोइट ने सीक्रेट और संग, ये दोनों एस लेटर से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में ड्रेम्ड, डे और डिड,
ये तीनों लफ्ज़ डी से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 6 में विंग्ड और विद। अगेन लाइन नंबर 9 में क्रिएचर्स काउच्ड। अगेन लाइन नंबर 9 में सॉ साइट। उसके बाद लाइन नंबर 24 में लेटेस्ट लवलीएस्ट। लाइन नंबर 35 में पेल प्रॉफिट। लाइन नंबर 38 में व्हेन वर। लाइन नंबर 38 में अगेन होली हांटेड। और लाइन नंबर 43 में सी और सिंग। ये वो एलिट्रेशंस थी जो कि पोइट ने अपनी इस पोएम में यूज़ की हैं। उसके बाद है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का मतलब है जब पोइट किसी को डायरेक्टली एड्रेस करे, उसको बराह रास्त मुखातब करके बुलाए, तो उसे हम अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसा कि इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन जो कि इसकी बिगनिंग लाइन है, उसमें पोइट कहता है ओ गॉडेस, ए देवी। वो साइकी को मुखातब करते हुए कहता है ए देवी हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स, मेरे अनगिनत बेअहंग गानों को सुनो। उसके बाद लाइन नंबर 24, उसमें पोइट कहता है ओ लेटेस्ट बोर्न लवलीएस्ट वीएन फार, ए सबसे एंड पर सबके बाद पैदा होने वाली, तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। ये पोइट ने लाइन नंबर 24 में कहा है, जो कि इसके सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन भी है। उसके बाद इसके थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन जो कि इस पोएम की 36 लाइन है, उसमें पोइट कहता है ओ ब्राइटेस्ट, ए रोशन तरीन चेहरे वाली, दो अगरचे टू लेट फॉर एंटीक वॉज, अगरचे तुम कदीम अहदो वफा हो जाने के बहुत बाद आई हो। यानी ये भी उसने अपोस्ट्रोफी यूज़ की है। इस तरह से पोइट ने इस पोएम की लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 24 और लाइन नंबर 36 में अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है। यानी इस पोएम का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेंजाज जो हैं ये अपोस्ट्रोफी से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद एक और लिटरेरी टर्म या फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है मुख्तलिफ लाइंस का सेम वर्ड से स्टार्ट होना, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही हर लफ्ज़ से शुरू होना, इसे हम एनाफोरा कहते हैं। जैसा कि इस पोएम की लाइन नंबर 29 और 30 को अगर हम देखें तो ये दोनों लाइंस नॉर से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद इस पोएम की लाइन नंबर 32 और 34 ये दोनों नो से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद इस पोएम की लाइन नंबर 46 और 48 ये दोनों धाए से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद इस पोएम की लाइन नंबर 60, 61 और 62 ये तीनों लाइंस जो हैं ये विद से स्टार्ट हो रही हैं। इस तरह से इस पोइट ने इस पोएम में एनाफोरा का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन या पैराडॉक्स। इसका मतलब है दो मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात या दो मुख्तलिफ किस्म की बातें एक साथ करना। जैसा कि इस पोएम की लाइन नंबर 52 को अगर हम देखें, जिसमें पोइट कहता है वेयर ब्रांच्ड थॉट्स, जहाँ मेरी शाखों वाली सोचें होंगी, न्यू ग्रॉन विद प्लेजेंट पेन। प्लेजेंट पेन यानी खुशी देने वाला दर्द। अब दर्द कैसे खुशी दे सकता है, ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट हैं जो कि इस पोइट ने अपनी पोएम की लाइन नंबर 52 में यूज़ की है। उसके बाद है हेलेनिज्म। हेलेनिज्म का मतलब है लव फॉर ग्रीक आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड लिटरेचर। सबसे पहले तो पोइट ने अपनी पोएम का जो सब्जेक्ट यानी टाइटल है वही हेलेनिस्टिक है, यानी उसमें साइकी का जो लफ्ज़ है वो हेलेनिस्टिक रेफरेंस है, एक ग्रीक रेफरेंस है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में अगेन वो साइकी का वर्ड यूज़ करता है। उसके बाद लाइन नंबर 20 में अरोरियन का वर्ड यूज़ करता है जो कि गॉडेस ऑफ लाइट है। उसके बाद लाइन नंबर 25 में ओलंपस एक माउंटेन का जिक्र करता है जिसके ऊपर तमाम गॉड्स और गॉडेसेस जमा होते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 26 में वो फीबीज सफ़ायर का जिक्र करता है। उसके बाद लाइन नंबर 20 जो कि एक परिंदा है। नेक्स्ट वो लाइन नंबर 27 में वेस्पर का जिक्र करता है जो कि शाम का सितारा है। उसके बाद लाइन नंबर 34 में ओरेकल का जिक्र करता है जो कि एक ऐसी जगह पर ग्रीक लोग जाते थे जहाँ से वो कश्फ या इल्हाम लेके आते थे अपने गॉड से। उसके बाद लाइन नंबर 57 में वो ड्राइड्स का जिक्र करता है। ड्राइड गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट या गॉडेस ऑफ वुड्स है। ये तमाम हेलेनिस्टिक रेफरेंसेस हैं जो कि पोइट ने अपनी पोएम में यूज़ किए हैं। उसके बाद हम आते हैं इसी पोएम की राइम स्कीम की जानिब।
इस पोइम की जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आई। अब इसी बात को अगर हम सिंपल वर्डिंग में देखें, सिंपल लैंग्वेज में इसकी राइम स्कीम को समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि इस पोइम की फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है, यानी इस पोइम की फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है रंग और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है संग, रंग और संग। उसके बाद सेकंड और फोर्थ लाइन आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डियर और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ईयर। उसके बाद इसकी फिफ्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सी और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है थॉटलेसली। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 8 आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि लाइन नंबर 6 का लास्ट वर्ड है आइज़ और लाइन नंबर 8 का लास्ट वर्ड है सरप्राइज, आइज़ और सरप्राइज। उसके बाद लाइन नंबर 9, 12 और 13 ये तीनों आपस में राइम्ड हैं। लाइन नंबर 9 का लास्ट वर्ड है साइट, लाइन नंबर 12 का लास्ट वर्ड है एस्पाइट और लाइन नंबर 13 का लास्ट वर्ड है आइड। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 10 जो है वो किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है। इसके बाद लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 14 ये आपस में राइम्ड हैं, यानी लाइन नंबर 11 का लास्ट वर्ड है रैन और लाइन नंबर 14 का लास्ट वर्ड है टायरियन। इस पोइम की लाइन नंबर 16, 17, 21 और 23 ये आपस में राइम्ड हैं, यानी लाइन नंबर 16 का लास्ट वर्ड है टू, लाइन नंबर 16 का लास्ट वर्ड है एड्यू, लाइन नंबर 21 का लास्ट वर्ड है न्यू और लाइन नंबर 23 का लास्ट वर्ड है ट्रू। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 18 और लाइन नंबर 19 ये आपस में राइम्ड हैं। लाइन नंबर 18 का लास्ट वर्ड है स्लमर और लाइन नंबर 19 का लास्ट वर्ड है आउट नंबर। पे इसकी लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 22 ये दोनों आपस में राइम्ड हैं। लाइन नंबर 20 का लास्ट वर्ड है लव और लाइन नंबर 22 का लास्ट वर्ड है डव। ये इस स्टेंजा की राइम स्कीम थी। अब हम देखते हैं इसी पोइम के स्टेंजा नंबर 2 की राइम स्कीम। अब हम आते हैं इस पोइम के स्टेंजा नंबर 2 की राइम स्कीम की जानिब, जो कि यूँ है ए बी सी डी ई एफ, यानी इसका मतलब ये है कि इस पोइम की सेकंड जो स्टेंजा है उसकी फर्स्ट लाइन इसकी थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है, जैसा कि इसकी फर्स्ट लाइन है, इसकी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फार और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्टार। उसके बाद इसकी सेकंड लाइन और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है हायरार्की और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्काई। उसके बाद इसकी फिफ्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि इसकी फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है नन और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मॉन। उसके बाद सिक्स्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लावर्स और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है आवर्स। उसके बाद नाइन्थ और 11th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्वीट और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है हीट। और एंड पे इसकी 10th और 12th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। 10th लाइन का लास्ट वर्ड है टीमिंग और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है ड्रीमिंग। इसके बाद हम देखते हैं इसके स्टेंजा नंबर 3 की राइम स्कीम। स्टेंजा नंबर 3 की राइम स्कीम है ए बी सी डी एफ जी एच। अगर इसको हम सिंपल वर्डिंग में देखें तो इसका मतलब कुछ यूँ होगा कि इसकी फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है, यानी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वोज और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है बॉज। उसके बाद सेकंड लाइन जो है वो इसकी फोर्थ लाइन के साथ राइम्ड है,
यानी सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है लायर और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फायर। उसके बाद इसकी फिफ्थ लाइन एट्थ लाइन के साथ राइम्ड है। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रिटायर्ड और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है इंस्पायर्ड। उसके बाद इसकी सिक्स्थ और सेवन्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फेन और इसकी सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ओलंपियंस। उसके बाद इसकी नाइन्थ लाइन और टेंथ लाइन ये दोनों किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है। लाइन नंबर 11 लाइन नंबर 13 के साथ राइम्ड है। 11th लाइन का लास्ट वर्ड है स्वीट और 13th लाइन का लास्ट वर्ड है हीट। उसके बाद लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 14 ये दोनों आपस में राइम्ड हैं। लाइन नंबर 12 का लास्ट वर्ड है टीमिंग और लाइन नंबर 14 का लास्ट वर्ड है ड्रीमिंग। अब हम आते हैं स्टैंजा नंबर 4 की राइम स्कीम की जानिब, जो कि कुछ यूँ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो इस पोइम की लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 3 के साथ राइम्ड है। जैसा कि इसकी लाइन नंबर 1 का लास्ट वर्ड है फेन और लाइन नंबर 3 का लास्ट वर्ड है पेन। उसके बाद इसकी सेकंड और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है माइंड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है विंड। उसके बाद फिफ्थ और सेवन्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्रीज और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बीज। सिक्स्थ और एट्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्टीप और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्लीप। लाइन नंबर 9 और 10th आपस में राइम्ड है। लाइन नंबर 9 का लास्ट वर्ड है क्वाइटनेस और लाइन नंबर 10 का लास्ट वर्ड है ड्रेस। उसके बाद इसकी लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 13 ये आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि लाइन नंबर 11 का लास्ट वर्ड है ब्रेन और लाइन नंबर 13 का लास्ट वर्ड है फेन। उसके बाद इसकी लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 14 आपस में राइम्ड हैं। लाइन नंबर 12 का लास्ट वर्ड है नेम और लाइन नंबर 14 का लास्ट वर्ड है सेम। उसके बाद लाइन नंबर 15 और 17 दोनों आपस में राइम्ड हैं। लाइन नंबर 15 का लास्ट वर्ड है डिलाइट और लाइन नंबर 17 का लास्ट वर्ड है नाइट। डिलाइट और 19 नाइट, इस तरह लाइन नंबर 15 और 17 आपस में राइम्ड हैं। इसके बाद एंड पे इसकी लाइन नंबर 16 और लाइन नंबर 18 ये दोनों आपस में राइम्ड हैं। लाइन नंबर 16 का लास्ट वर्ड है विन और लाइन नंबर 18 का लास्ट वर्ड है इन। इस तरह से ये लाइन नंबर 16 और लाइन नंबर 18 भी आपस में राइम्ड हैं। इस राइमिंग स्कीम को देखने के बाद अब हम आते हैं इसके मीटर की जानिब। इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसकी तमाम लाइंस आइम्बिक पेंटामीटर पे लिखी गई हैं। सिर्फ इसकी लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 21 ये दोनों ट्राई मीटर में लिखी गई हैं। इसकी लाइन नंबर 12 है ब्रुकलेट स्केट्स एस्पाइट और लाइन नंबर 21 है द विंग बॉय आई न्यू और इसकी जो लाइन नंबर 23 है वो डाई मीटर में लिखी गई है, जो कि है हिज साइकी ट्रू। उसके बाद इसके सेकंड लाइन स्टेंजा की भी तमाम लाइंस आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, स्वाइल लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 8 के। सेकंड स्टेंजा की लाइन नंबर 6 है नॉर आल्टर हीप्ड विद फ्लावर्स और लाइन नंबर 8 है अपॉन द मिडनाइट आवर्स। उसके बाद अगर हम इस पोएम के स्टेंजा नंबर 3 का मीटर देखें तो इसकी भी तमाम लाइंस आइम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी गई हैं, स्वाई 3 लाइनों के, यानी लाइन नंबर 10, 12 और 14। 3 की लाइन नंबर 10 है द मिडनाइट आवर्स और लाइन नंबर 12 है फ्रॉम स्विंग्ड सेंसर टीमिंग और लाइन नंबर 14 है ऑफ पेल माउथ प्रॉफिट ड्रीमिंग। ये इसकी जो 3 लाइंस हैं ये पोइट ने ट्राई मीटर में लिखी हैं, बाकी तमाम लाइंस आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। उसके बाद अगर हम इस पोएम के स्टेंजा नंबर 4 का मीटर देखें तो स्टेंजा नंबर 4 के भी तमाम लाइंस आइम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी गई हैं, सवाए 2 लाइंस के, यानी लाइन नंबर 16 और लाइन नंबर 18।
स्टैंजा नंबर 4 की लाइन नंबर 16 है दैट शैडोई थॉट कैन विन, और लाइन नंबर 18 है टू लेट द वार्म लव इन। ये दो लाइन्स हैं जो कि ट्राईमीटर में लिखी गई हैं, बाकी तमाम लाइन्स इस पोइम की आइम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।